स्वर्ग जैसे ससुराल का सपना आंखों में लिए जब एक लड़की अपना घर छोड़कर नए घर आती है तो वो चाहती है कि वहां उसे देवता के जैसे पति मिले, बाप जैसा प्यार करने वाला ससुर। अब सपना तो सपना ही होता है, हर सपना तो सच नहीं होता। शायद उनकी किस्मत में होते हैं ठरकी ससुर। आइए देख सुनते हैं ऐसी ही बहुओं की कहानी। सपनों से सजा हुआ मन, आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक और एक नए जीवन की शुरुआत की कल्पना। ऐसी ही भावनाओं से भरी हुई थी अनीता जब वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंची थी। उसकी बचपन से एक ही इच्छा थी कि उसका ससुराल स्वर्ग जैसा हो, जहां उसे देवता समान पति और बाप जैसे प्यार देने वाला ससुर मिले। अनीता ने अपने ससुराल के बारे में सुन रखा था कि वहां सभी बड़े ही संस्कारी और आदर्शवादी लोग रहते हैं। उसने अपने दिल में एक सुंदर चित्र बना लिया था। शादी के दिन से ही अनीता का मन नई उम्मीदों से भर गया था। उसकी मां ने उसे ससुराल में प्यार, समर्पण और सम्मान का महत्व समझाया था और उसने हर उस सीख को अपने दिल में बसाया था। उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये मेरा नया संसार होगा, यहाँ मुझे वही अपनापन मिलेगा जो मैंने हमेशा चाहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हमेशा जिंदगी में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। पहले दिन अनीता का परिचय उसके ससुर सुरेश से करवाया गया। 50 साल के सुरेश अनीता के सामने बड़े ही प्यार से आया और उसे आशीर्वाद दिया। अनीता ने मन में सोचा कि उसकी कल्पना साकार हो रही है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ कभी किसी बात की कमी नहीं होगी, तुम हमारी बेटी हो, बहू नहीं। ये सुनकर अनीता का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा, कितने अच्छे लोग हैं, सच में बाप जैसा ससुर मिलने का सौभाग्य मिला है। अनीता के ससुराल में उसकी एक जेठानी साक्षी और उसका जेठ माधव और उसके ससुर सुरेश थे। उसकी सास का देहांत हो चुका था। पहली रात को ही अनीता एक अजीब सी स्थिति से रूबरू हुई जब उसके पति अंकित ने उसके साथ संबंध बनाने में आनाकानी की। वो कहने लगा, आज नहीं अनीता, मैंने अपने राशिफल में पढ़ा था, शुक्रवार तक मुझे ब्रह्मचारी का पालन करना है। अगली सुबह अंकित तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनीता का जेठ माधव, जो कि नाइट शिफ्ट में नौकरी करता था, तो शाम के समय वो भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच में अपनी पत्नी को आवाज देता है, अरे साक्षी, कहाँ हो तुम? मैं ऑलरेडी लेट हूं, तुम और लेट करवा रही हो मुझे। साक्षी, जो कि अपने पति की नाइट ड्यूटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पूछती है कि और कितने दिन चलेगी ये आपकी नाइट शिफ्ट? जाने से पहले माधव साक्षी को हिदायत देते हुए कहता है, सुनो, देखो, माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, हमें बाबूजी का और ख्याल रखने की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि माँ बाबूजी को रोज रात सोने से पहले इलायची वाला दूध पिलाती थी, तो आज ना प्लीज उन्हें वो वहां से दे देना, ठीक है? अब फटाफट मेरा बैग दो, मैं लेट हूं ऑफिस के लिए। रात को साक्षी अपने ससुर को दूध का गिलास देने के लिए जाती है, तो उसका ससुर उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछता है कि बहू तुम? साक्षी कहती है, बाबूजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुरेश कहता है कि नहीं नहीं, वो तुम इतनी रात गए मेरे पास रूम में कैसे आई? साक्षी बताती है कि वो माधव कह रहे थे कि आपको इलायची वाला दूध पीने की आदत है, वही लेकर आई हूं। सुरेश बताता है कि हाँ बेटा, मुझे इलायची वाला दूध बहुत पसंद है, लाओ बैठो। माधवी थी तो हम लोग बैठ के बातें किया करते थे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया। अब तो माधवी भी नहीं है। साक्षी कहती है, बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिए। अनीता और साक्षी के ससुर की नीयत अच्छी नहीं थी। उसे अश्लील मैगजीन और टीवी पर गंदे चैनल देखने की लत थी। एक दिन उसने केबल वाले लड़के मोहित को घर पर बुलाया और टीवी में कुछ और चैनल सेट करने के लिए कहा। मोहित टीवी चैनलों को सेट कर ही रहा था कि अनीता उसके लिए चाय लेकर आई। अनीता को देखते ही मोहित तो जैसे सुन्न हो गया। अनीता थी ही इतनी खूबसूरत,
कि किसी की भी नीयत डोल जाए। अनीता की कद-काठी और उसका गदराया बदन किसी भी फिल्मी हीरोइन को मात दे रहा था। अनीता बेहद आकर्षक और खूबसूरत दिख रही थी। उसकी चमकदार त्वचा निखरी और कोमल थी जैसे रेशम। उसकी बड़ी गहरी आंखें हर किसी को अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी, और उसकी लंबी घनी पलकें उसकी मासूमियत के साथ साथ उसकी हॉटनेस को भी बढ़ा रही थी। उसके गुलाबी होंठ जो उसकी मोहक मुस्कान के साथ उसे और भी आकर्षक बनाते। उसके शरीर का बैलेंस एकदम सही था। उसकी छाती भरी हुई थी जो उसकी संपूर्णता और आकर्षण को बढ़ा रही थी। उसकी पतली और सुडौल कमर जो उसके नाजुक कर्व्स को खूबसूरती से उभारती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और एक खास आकर्षण दिख रहा था, जिससे उसकी हर अदा बेहद हॉट और दिलकश लगती है। मोहित तो अनीता को देखते ही उस पर फिदा हो गया। वैसे मोहित भी कम नहीं था, दिखने में ठीक ठाक था। मोहित लंबा, आकर्षक और मस्कुलर था। उसके चौड़े कंधे और उसका शरीर भी खूब था। काफी कसरत कर करके उसने खुद को फिट बनाया हुआ था। दोनों की आंखें चार हुई तो अनीता थोड़ा शर्मा गई और मोहित को चाय देकर वहां से निकल गई। मोहित भी अपने काम में लग गया। अब मोहित आए दिन बहाने से अनीता के घर आने लगा। अनीता भी अक्सर उसके लिए चाय लेकर आती, तो मोहित उससे कहता कि भाभी एक बात बताऊं आपको, ये केबल का काम तो बस बहाना है, मुझे तो आपके हाथों की स्पेशल चाय पीनी होती है। हाँ भाभी, मैंने ना एक नया काम शुरू किया है सीसीटीवी का। आपका इतना बड़ा घर है तो आप चाहे तो सीसीटीवी लगवा सकती हैं सेफ्टी के लिए। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूं ना? उसने सुरेश की तरफ देखते हुए कहा। अनीता कहती है नहीं नहीं मोहित भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी आजकल इतना कैश और महंगा सामान कौन घर में रखता है। ये बात भी सही है, पर आपको जब भी लगाना हो ना, बेझिझक कहिएगा, आपके लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट कर दूंगा। इसके बाद अनीता वहां से चली जाती है। सुरेश मोहित को टीवी में कुछ और हॉट चैनल इंस्टॉल करने के लिए कहता है, तो मोहित अगले दिन आने की बात कहकर चला जाता है। रात को सुरेश अपने कमरे में था तो उसकी बड़ी बहू आती है। कहती है कि बाबूजी, आपके लिए मालिश वाला तेल ले आई हूं, रख देती हूं, आप लगा लेना। सुरेश कहता है कि अरे सुनो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, उम्र हो गई है, झुक रहा हूं तो कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने से लगा नहीं पाऊंगा झुक के, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम ही लगा दो। सुरेश बहुत ही ठरकी किस्म का आदमी था और उसकी गंदी नजर अपनी बड़ी बहू साक्षी पर थी। वो हर कोशिश करता था कि उसके साथ किसी तरह संबंध बना सके। इधर साक्षी की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। माधव उससे खफा था क्योंकि साक्षी अब तक मां नहीं बन पाई थी, उससे कुछ मेडिकल इश्यूज थे। यही वजह थी कि माधव नाइट शिफ्ट में नौकरी कर रहा था और वो साक्षी से बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था। साक्षी भी सारी रात तड़पती रहती थी। खैर, साक्षी ने अपने ससुर की पीठ पर तेल लगाना शुरू किया तो सुरेश कहने लगा कि साक्षी बहुत अच्छा लगाती हो, मजा आ गया। साक्षी कहती है अब हो गया ना बाबूजी, दूध पी लीजिएगा, मैं चलती हूँ। सुरेश कहता है हाँ बेटा, हो गया, मजा आ गया, ऐसे ही कुछ दिन कर दोगी ना तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। सुरेश ने कहा अरे सुनो, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं, इसे जरा अलमारी में संभाल कर रख दो। साक्षी कपड़े उठाती है तो उसमें से एक अश्लील मैगजीन गिरती है। कहती है ये क्या है बाबूजी? सुरेश कहता है बेटा, माधवी के जाने के बाद इसी का तो सहारा है, तुम्हें जरूरत हो तो तुम भी ले जाना। सुरेश ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुबह माधव काम से वापस आया तो उसने देखा कि साक्षी अब तक जाग रही है। माधव ने पूछा तो साक्षी भड़क गई। कहने लगी कि जिसका पति हर रोज अपनी पत्नी को छोड़ के रात में ड्यूटी निकल जाता है, उस पत्नी को नींद कैसे आएगी? माधव ने गुस्से में कहा मतलब अब तुम्हें मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है? साक्षी कहती है क्यों ना हो, ये हर रोज आपकी नाइट ड्यूटी आ जाती है। आपको याद भी है कि पिछली बार हमने कब साथ में रात गुजारी है। अब क्या आप चाहते हो कि जो लोग
रात में करते हैं वो हम दिन में करें। माधव ने तंज कसते हुए कहा कि वो सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्या उससे कोई रिजल्ट आएगा? इस बात पे साक्षी और भड़क जाती है। कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूं ना वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। कितना टाइम हो गया शादी को, एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं पाई हो। जवाब है कोई? और ये नाइट ड्यूटी जो है ना वो मैं तुम्हारी वजह से करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें देखने से मुझे चिढ़ आती है। अरे नहीं होता मेरे से, ये प्यार का नकली दिखावा नहीं कर सकता। हटो यहां से। अगली सुबह फिर वही केबल वाला लड़का मोहित घर आता है। सुरेश उससे फिर वही चैनल की डिमांड करता है। मोहित कहता है कि बाबूजी आपके वाले चैनल के लिए मुझे कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। बाबूजी मैं छत पर जाके कनेक्शन चेंज करके आता हूं। आप बताइए छत पर जाने का रास्ता किधर से है? सुरेश कहता है बेटा आगे से जाके मुड़ जाना है, बस जा और जल्दी से कनेक्शन बदल। इसी बीच सुरेश की नजर बचाकर मोहित बड़ी चालाकी से एक कैमरा छोटे बेटे अंकित और अनीता के कमरे में लगा देता है और फिर टीवी पर चैनल लगाकर चला जाता है। अब अंकित रात को अपने कमरे में आता है तो उसकी पत्नी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अंकित कहता है कि अनीता क्या कर रही हो? अभी मेरा ब्रह्मचर्य खत्म नहीं हुआ है अभी तक, और वैसे भी मैंने आज कुछ स्टडी किया है, हमें कुछ दिन दूर रहने की जरूरत है, हमें संयम बरतने की जरूरत है अभी। अनीता भी गुस्से में कहती है कि ये क्या नाटक है रोज रोज का? अंकित तुम्हारे इसी चक्कर से ना हमारी रोमांटिक लाइफ को बर्बाद कर दिया है। अंकित समझने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि नाटक नहीं है, विज्ञान है ये। अनीता कहती है भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा विज्ञान, मैं तो नहीं मानती इस विज्ञान को। इस पर अंकित भी गुस्से में कहता है अनीता चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो तुम। अब अनीता के सब्र का बांध टूट गया। लेकिन तुम भी तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। कर ही कहां रहे हो कुछ, और वैसे भी मैं क्यों ना बोलूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। दोनों में काफी बहस होती है। दोनों के बीच का ये सारा नजारा, ये सब कुछ होते हुए मोहित अपने मोबाइल पर देखता है, जिसे उसने उसी कैमरे से कनेक्ट किया हुआ था जिसे वो चुपके से उनके कमरे में लगा कर गया था। उसी रात दूसरे कमरे में बड़ी बहू ससुर जी की मालिश कर रही होती है। सुरेश साक्षी को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। उसकी भरी हुई छाती जो कि साक्षी के ब्लाउज से बाहर दिख रही थी। क्योंकि वो सुरेश की मालिश कर रही थी तो उसकी साड़ी का पल्लू छाती से थोड़ा हट गया था। सुरेश के अंदर का जानवर जाग रहा था और वो एक टक साक्षी के बड़े बड़े स्तनों को निहार रहा था। साक्षी इस बात से बेखबर वो मालिश करने में लगी हुई थी। अब सुरेश से रहा नहीं गया और उसने साक्षी से कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया साक्षी, बहुत बढ़िया मालिश करती हो तुम। साक्षी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कहते कहते साक्षी का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर साक्षी अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। उसका ससुर भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन अचानक छोटे बेटे के कमरे से आती हुई आवाज सुनकर चौंक जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। अंदर अनीता और अंकित आपस में खूब बहस कर रहे थे। सुरेश ये सब सुनकर चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो सुरेश घर पर कहीं नजर नहीं आता, तो दोनों बेटे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अंकित माधव से पूछता है कि भैया बाबूजी दिखे कहीं पर? नहीं दिखे। कहाँ गए बाबूजी? कहता है कि मैंने बाबूजी को हर जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं पर भी नहीं है। बाबूजी का मोबाइल भी बेड पर ही पड़ा हुआ है, और बाबूजी तो अब तक मॉर्निंग वॉक से आ भी जाते हैं, और अगर वॉक पे जाते भी हैं तो मोबाइल लेकर ही जाते हैं। माधव कहता है अंकित एक काम करते हैं, हम गार्डन में और आसपास जितनी भी जगह है ना बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। साक्षी भी आस पड़ोस में देखने निकल जाती है। हालांकि सुरेश ने रात को जो हरकत उसके साथ की थी उसका जिक्र अब तक उसने किसी के साथ नहीं किया था। अनीता को वो लोग घर पर ही छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि तुम यहीं रुको और अगर बाबूजी आ जाए तो हमें कॉल कर देना। अनीता घर पर ही रुक जाती है।
इतने में मोहित घर पर आता है और अनीता मोहित को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। मोहित कहता है, भाभी रिलैक्स, मैं बस आपको कुछ दिखाने आया हूं, ये देखिए। फिर अनीता को वही रात वाली वीडियो दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें अनीता और अंकित के बीच में जो भी पिछली रात हुआ, जो भी हुआ, वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड था। फिर अनीता से कहता है कि भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इस वीडियो को अभी डिलीट कर देता हूं। लीजिए, मैं आपके सामने वीडियो डिलीट कर दे रहा हूं। फिर कहता है, भाभी मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें भाभी। मोहित अनीता को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है, पर वो उसे धक्का देकर अपने कमरे में चली जाती है। और तभी बाकी लोग घर वापस आ जाते हैं। उससे पूछते हैं, मोहित तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे? वो कहता है, मैं तो वो भैया सुनने में आया कि बाबूजी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कराने के लिए आ गया, क्या मिले बाबूजी? इतने में एक आदमी आता है और कहता है, सुनिए, आप लोग अपने घर के बुजुर्ग का ख्याल रखिए प्लीज। ये कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन वहां जाकर इनकी तबीयत खराब हो गई और इनका फोन भी घर पर ही छूट गया। वो तो हम थे वहां, इसलिए इनकी मदद कर दी और यहां ले आए आपके पास। वैसे ये ठीक है, लेकिन आगे से इनका ख्याल रखिएगा। माधव कहता है, जी सर, थैंक यू। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। शाम को अनीता अपने कमरे में बैठकर दिन में मोहित के साथ हुई बातचीत को याद करती है। तभी मोहित का फोन आता है। कहता है कि हेलो भाभी, जरा एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। आप प्लीज रात को अपने कमरे की खिड़की खुली रखना, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं। अनीता मोहित को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब अनीता अपने कमरे में मोहित का इंतजार कर रही थी। अनीता ने एक पतली सी नाइटी पहनी हुई है, जिससे उसकी खूबसूरती और भी दिख रही है। हल्की रोशनी में उसका शरीर साफ नजर आ रहा है। उसकी आंखों में शरारत और किसी का इंतजार है, जैसे उसे किसी के आने का पूरा भरोसा हो। उसके रेशमी बाल पीठ पर बिखरे हुए हैं और उसकी नाइटी उसके शरीर को और उभार रही थी। कमरे में एकदम शांति थी, सिर्फ उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही। इस समय उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसे यकीन हो कि मोहित खिड़की से आने वाला है। वो अपने नरम तकिए पर लेटी हुई है और उसकी नजरें खिड़की पर लगी हुई है। हल्की ठंडक है, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी भी है। जैसे ही वो बिस्तर पर हल्की सी करवट लेती है, उसकी नाइटी उसके शरीर के चारों ओर सरकने लगती है। उसके गालों पर हल्की गुलाबी चमक है और वो बिस्तर की चादर से खेल रही है, जैसे अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही है। अचानक खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो खिड़की की तरफ देखती है और धीरे धीरे अपने बालों को संवारने लगती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें, ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए वापस चलते हैं इस घटना की तरफ। तो जैसे ही मोहित खिड़की से अंदर आता है, उसका दिल और जोर से धड़कने लगता है। वो थोड़ी सी सिहर जाती है, उसकी नाइटी हवा में हिलती है और वो ध्यान से बैठ जाती है। उसकी आंखों में प्यार और चाहत साफ नजर आ रही है। मोहित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। अनीता की सांसें तेज हो जाती है और उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो बिस्तर पर थोड़ी जगह बनाती है ताकि मोहित बैठ सके। उसकी नाइटी उसके शरीर के साथ लिपट जाती है और उसकी सुंदरता और भी निखरती है। उसकी नजरें मोहित पर टिकी रहती हैं और उनके बीच बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। फिर भी मोहित अनीता से कहता है, थैंक यू सो मच भाभी,
मेरा पहला इंटेंशन बहुत गलत था, मुझे आपके रूम में कैमरा नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन जब मुझे अंकित जी और आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगा जो अंकित जी नहीं दे पाए। बस एक मौका भाभी। अनीता मोहित से कहती है कि भाभी नहीं, मुझे अनीता कहो। कमरे की ठंडी हवा और नाइटी की पतली कपड़े में उसकी कोमल त्वचा साफ दिख रही थी। दोनों के दिलों की धड़कनें एक साथ हो जाती हैं और कमरे का माहौल और भी खास हो जाता है। मोहित धीरे धीरे उसके पास आता है, उसकी उंगलियां अनीता के हाथों को छूती हैं और उसके शरीर में हल्की सी कंपकंपी दौड़ जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो खुद को इस एहसास में खो देती है। मोहित उसके चेहरे को धीरे से छूता है और उनकी आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं, जैसे ये पल उनके लिए ही बना हो। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। अनीता को भी उसके चूमने और इस तरह से जकड़ने में बड़ा मजा आ रहा था और वो भी उसका साथ देना ही चाहती थी, क्योंकि अनीता की भरपूर जवानी अब तक किसी मर्द से संबंध बनाने के लिए तड़प रही थी। फिर अनीता ने बाहें अंकित के गले में डाल दी और उसके होंठों को अपने होंठों से चूमने लगी। मोहित भी अनीता का पूरा साथ दे रहा था। उसका हाथ पहली बार अनीता के स्तनों को सहलाने लगा, दबाने लगा। अनीता को उसके होंठों के चूमने के साथ उसके हाथों का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को थोड़ी देर चूमते रहे। फिर मोहित ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और अनीता के ऊपर आ गया। उसने बहुत ही प्यार से अनीता की नाइटी को उतार दिया। अब अनीता केवल पैंटी और ब्रा में थी। उसके स्तन ब्रा से बाहर आने के लिए मचल रहे थे और ऐसे हालात में मोहित का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल उसके सारे कपड़े जमीन पर थे। उसने अनीता के बदन से भी कपड़े अलग किए और दोनों ने एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के बदन आग की तरह जल रहे थे और एक दूसरे में समा जाने के लिए तड़प रहे थे। अनीता को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। एक हट्टा कट्टा जवान मर्द आज उसकी प्यास बुझाने वाला था। जिस प्यार के लिए वो तरस रही थी, जो कि उसका पति उसे कभी नहीं दे पाया था, आज वो मोहित उसे दे रहा था। अनीता अपनी बाहों को मोहित के गले के चारों ओर लपेट लेती है और दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो जाती है। कमरे का माहौल और भी गर्म हो जाता है और उनका प्यार हर तरफ महसूस किया जा सकता था। दोनों ही एक दूसरे में समा जाते हैं और वो सब उन दोनों में हो जाता है जो एक औरत और मर्द में होता है। मोहित रात भर अनीता से प्यार करता है और अनीता भी उसके साथ संबंध बनाकर संतुष्ट हो जाती है। मोहित सुबह जल्दी ही अनीता के कमरे से निकल जाता है। अगली सुबह ड्राइंग रूम में अनीता का ससुर चाय पी रहा था और अनीता साफ सफाई कर रही थी। इतने में सुरेश उसे पकड़कर सोफे पर बिठा लेता है और कहता है, बैठो बेटा, इतना काम करती हो, दिन भर तुम थक जाती होगी ना, थोड़ा सा यहाँ मेरे पास आओ। अनीता हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अब रात में साक्षी दूध लेकर सुरेश के कमरे में जाती है। उसे सुरेश कहीं भी नजर नहीं आता। तभी पीछे से सुरेश उसे आकर बाहों में भर लेता। साक्षी खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, कहती है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। सुरेश कहता है, सुनो मेरी बात, सिर्फ एक बार मेरा कहना मान लो, दूध पिलाने आई हो ना, मुझे मेरी बात सुनो, एक बार सुन लो बस बहू। साक्षी वहां से भाग जाती है। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। अनीता कहती है, दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आपको तो पता ही है कि अंकित अपने बाबूजी के लिए खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। दीदी, बाबूजी मुझे बहुत गलत तरीके से छूते हैं और देखते हैं। आई नो आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। साक्षी कहती है, अनीता मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अकेली नहीं हो, बाबूजी ने मेरे साथ भी गंदी हरकत की। अनीता कहती है, दीदी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा अगर हमें अपने पतियों को उनकी बाबूजी की सच्चाई दिखानी है। हमें ये साथ में करना होगा, पर क्या करें क्या?
अनीता को मोहित का ध्यान आता है और वो साक्षी को बताती है कि आई थिंक एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। अनीता मोहित से बात करके ससुर के कमरे में कैमरा लगवाती है। फिर साक्षी को कहती है कि मैंने कैमरा सेट करवा दिया है, बस अब आपको बाबूजी के कमरे में जाना है और जैसे ही वो आपके साथ गलत हरकत करेंगे सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद हम वो फुटेज अपने 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 पतियों को दिखा देंगे। साक्षी कहती है लेकिन मैं ही क्यों, तुम्हें तो पता है माधव फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अंकित ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना सही रहेगा, अंकित कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले लेंगे। अब अनीता ससुर के लिए दूध लेके जाती है। सुरेश बोलता है अरे वाह, आज तुम दूध लेके आई हो, चलो अच्छा है, थोड़ा मुझे भी चेंज मिलेगा, बैठो तुम्हारे साथ बातें करें, बहुत दिन हो गए, कितना अच्छा परफ्यूम लगाती हो तुम। कहते कहते वो अनीता को चूमने की कोशिश करता और ये सब कैमरे में कैद हो गया। और फिर वो ये वीडियो अपने पतियों को दिखाती हैं, कहती हैं ये देखिए। लड़के कहते हैं ये बहुत गलत किया है बाबूजी ने। दोनों अपने पति को समझाती हैं कि अगर ऐसे ही बिना सबूत के हम आपसे बात करते तो आप लोग कभी भरोसा नहीं करते, इसलिए हम लोग सबूत जुटा के ही हमने आपसे बात की। दोनों गुस्से में बाबूजी को बाहर बुलाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं और सुरेश को घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। माधव कहता है शुक्र मनाइए कि आपको पुलिस वालों के हवाले नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस घर से निकाल रहे हैं, बाकी जैसी हरकत आपने की है आपकी जगह तो जेल के अंदर ही बनती है बाबूजी। आपको तो बाबूजी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे, प्लीज यहां से चले जाइए। थोड़ी देर भी आपका चेहरा मेरे सामने रहा ना तो मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा। इतना कहकर वो सुरेश के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी विशेष राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए स्टोरीज बाय साबू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। आपका प्यार और साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।